नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाओं में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। जहाँ पिछली क्लास में हमने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में और हमने पिछली क्लास में ये जाना था कि किस तरह अंग्रेजों ने 2 युद्धों के द्वारा पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया, पंजाब का मर्जर कर लिया। आज की क्लास और कल की क्लास में हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, हम मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में आपसे कहा था कि ये टॉपिक आधुनिक भारतीय इतिहास में पढ़ाया जाएगा, तो हम पहले मराठा इतिहास समझेंगे, फिर हम पेशवाओं का शासनकाल समझेंगे और फिर उसे हम आंग्ल मराठा युद्ध के साथ जोड़ते हुए एंग्लो मराठा वॉर के साथ कनेक्ट करते हुए कंक्लूड करेंगे। 2 या 3 कक्षाएं हमें लगेंगी पर यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ एक्चुअली जब मैं इतिहास को देखता हूँ, आधुनिक भारतीय इतिहास को, तो मैं इसे 3 भागों में बांट के देखता हूँ। पहला हिस्सा जिसमें कंपनी अपना विस्तार करती है, दूसरा हिस्सा जिसमें कंपनी की नीतियां हैं और 1857 की क्रांति है, और तीसरा हिस्सा जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है। तो हमारा पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा हिस्सा छोटा है और तीसरे हिस्से पर फिर हम इसके बाद आएँ। ठीक है? तो 1-2 बातें हैं, पहले शुरू करने से पहले थोड़ा-सा रिवीजन करना ज़रूरी है क्योंकि पिछला टॉपिक थोड़ा-सा ऐसा टॉपिक था कि हाँ, काफ़ी सारे तथ्य थे उसमें, तो रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन से पहले एक छोटा करेक्शन भी है। हमने एक विवाह पद्धति के बारे में पढ़ा था कि लवन नाम की एक विवाह पद्धति है। तो लवन नामक जो विवाह पद्धति है, ये अलग-अलग सोर्सेस के थ्रू जब हमने चेक किया, लूसेंट में ऐसा नहीं लिखा था, जिस वजह से गलती हो गई। तो लवन नाम की जो विवाह पद्धति है, ये गुरु रामदास जी के द्वारा शुरू की गई। हमने गुरु अमरदास जी का नाम लिख लिया था, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा कि लवन नाम की जो विवाह पद्धति है, ये गुरु रामदास जी के द्वारा शुरू की गई थी। इन्होंने 4 भजन बनाए थे, जिन्हें लवन कहा जाता था। ठीक है? दूसरा एक कंफ्यूजन है जो कमेंट में हमें देखने के लिए मिला अमृतसर की संधि को लेकर के। देखो, उसमें कंफ्यूज मत हो, ध्यान से समझना। हमने कल भी आपसे कहा था कि जब आप इतिहास में ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करते हैं, तो अमृतसर की 2 अलग-अलग संधियां हुई हैं, अमृतसर की 2 अलग-अलग ट्रीटी हुई हैं, जो आपस में बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है? अमृतसर की जो पहली संधि हमने पढ़ी थी, अमृतसर की पहली संधि, तो अमृतसर की पहली संधि, यहाँ पे अमृतसर 1 लिख रहा हूँ ताकि हाईलाइट हो सके। ये 1809 में हुई थी, 1809 में हुई थी। इसमें एक तरफ महाराजा रणजीत सिंह थे, एक तरफ इसमें महाराजा रणजीत सिंह थे और दूसरी तरफ इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इस संधि पर चार्ल्स मैटकॉफ ने साइन किए थे। इस संधि पर चार्ल्स मैटकॉफ ने साइन किए थे, जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल इस समय लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। ठीक है, आगे द्वितीय भी आएगा, लॉर्ड मिंटो प्रथम। क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल नहीं होता था, इंडिया का गवर्नर जनरल नहीं होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल इस समय मिंटो प्रथम था। मिंटो फर्स्ट इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो ये पहली संधि थी और इसी संधि के द्वारा सतलज नदी को, जो सतलज नदी है, इसे दोनों के बीच की सीमा माना गया था, दोनों के बीच की बाउंड्री या बॉर्डर माना गया था कि इसे ही हम सीमा बनाते हैं, इसे हम बॉर्डर बनाते हैं, दो मतलब ब्रिटिश राज्य और पंजाब राज्य के बीच में। फिर एक और हमने संधि पढ़ी जो थी अमृतसर की दूसरी संधि, ये भी ध्यान से देख लीजिए। अमृतसर की दूसरी संधि, सेकेंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये जो अमृतसर की दूसरी संधि है, ये 1846 में हुई थी। ये फर्स्ट ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का पार्ट थी। ठीक है, ये पहले आंग्ल सिख युद्ध का हिस्सा थी और ये हार्डिंग द्वितीय के द्वारा की गई थी, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा की गई थी, गुलाब सिंह के साथ। और यही वो संधि है जिस संधि के द्वारा गुलाब सिंह को कश्मीर का क्षेत्र मिला था, कश्मीर वाला एरिया मिला था। तो ये अलग अलग है। अमृतसर की दूसरी संधि का डेट बहुत अलग है, पहली संधि का डेट बहुत अलग है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये भी याद रखिएगा कि जब पहली संधि हुई थी तो साइन चार्ल्स मैटकॉफ ने किए थे,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जबकि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम या मिंटो फर्स्ट हुआ करता था। ठीक है, अब एक छोटा सा रिवीजन हम और कर लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी और बेहतर हो सके, और कोहिनूर की कहानी भी आपको पढ़ानी है। देखिए, कई बार जैसा हमने कहा कि सवाल युद्ध से ही बनते हैं, जो वॉर है वहां से सवाल बनते हैं प्यारे दोस्तों। तो युद्ध में ये याद रखना कि जो पहला युद्ध है वो 1845 और 46 को हुआ था। इस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था, जबकि दूसरा युद्ध जो कि 48 और 49 में हुआ, इसमें डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। अब पहले युद्ध के बाद जो प्रमुख संधियां हुई थी उसमें लाहौर की संधि थी, अमृतसर की संधि थी और भैरोवाल की संधि थी। दूसरे युद्ध के बाद कोई संधि नहीं हुई। पहले युद्ध में जो प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गईं वो मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई और सबराव की लड़ाई थी। दूसरे युद्ध में चिलियावाला की लड़ाई, जो कि ह्यू गफ और शेर शाह अटारी वाला के मध्य लड़ी गई, और गुजरात या तोपों का युद्ध जिसमें चार्ल्स नेपियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। तो इतनी बातें याद रखिएगा। कमेटी बनाई गई, हेनरी लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, जबकि जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मैनसन उसके सदस्य थे। ठीक है, तो बस यही बातें याद रखना है, यहीं से एट द एंड कुछ ना कुछ सवाल बन जाते हैं। तो मेक श्योर कि ये सारी बातें आपको याद रहें। चलिए, अब कल की क्लास में हमारी कोहिनूर की कहानी रह गई थी, स्टोरी ऑफ कोहिनूर रह गई थी। तो आइए आज हम कोहिनूर की कहानी को डिस्कस करते हैं, स्टोरी ऑफ कोहिनूर की बात करते हैं। जहां तक के ऐतिहासिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, जहां तक के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास हैं, उसके अनुसार कोहिनूर हीरा सबसे पहली बार आंध्र प्रदेश में एक खदान स्थित है, और उस खदान का नाम है कोल्लूर खान, कोल्लूर माइन। ये आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा वाले रीजन में है कोल्लूर माइन। यहां से कोहिनूर हीरा निकाला गया था, यहां से कोहिनूर डायमंड निकाला गया था। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश के राजाओं के पास गया, आंध्र प्रदेश के काकतीय रूलर्स के पास गया। फिर आपको याद होगा कि काकतीय वंश के एक राजा थे प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव से ये हीरा मलिक काफूर ने ले लिया, और मलिक काफूर ने ये हीरा वारंगल वाला अभियान जो हुआ था जा करके दिल्ली सल्तनत को सौंप दिया, या अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। इसके बाद ये लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में रहा, बहुत लंबे समय तक ये सल्तनत का हिस्सा बना रहा। फिर उसके बाद ये हीरा मुगलों के पास गया। इवन मुगलों के पास इतने लंबे समय तक रहा कि शाहजहां ने जब मयूर सिंहासन बनवाया था तो उसके पास में भी कोहिनूर हीरा था। ये सारी चीजें हमने देखी थी। हुमायूं को कोहिनूर हीरा मिलता है, हुमायूं को प्रदान किया जाता है, मुगलों के पास ये हीरा आता है। तो दिल्ली सल्तनत से ये हीरा मुगलों के पास आ गया। फिर हमने नादिर शाह के आक्रमण के बारे में पढ़ा था कि ईरान के आक्रांता नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। पर्शिया के नादिर शाह ने इंडिया पर इन्वेजन किया, और वो हीरा अपने साथ ईरान ले गए। नादिर शाह के बाद ये हीरा दुर्रानी साम्राज्य को मिल गया। अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना अहमद शाह अब्दाली के समय की गई थी। तो दुर्रानी साम्राज्य के पास फिर ये हीरा आ गया। तो शुरू कहाँ से हुआ? आंध्र प्रदेश, फिर दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल, मुगलों के बाद ईरान, नादिर शाह, ईरान के बाद अफगानिस्तान। 3 देशों की यात्रा कर चुका है, भारत में तो रहा ही है, फिर ईरान गया है, और अब अफगानिस्तान आ गया है। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह को यह हीरा मिलता है, जो पंजाब के शासक थे। देखिए, हमने कल की एक कहानी डिस्कस की थी जब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे कि अफगानिस्तान का एक शासक था शाह सुजा। ये शरण मांगने के लिए महाराजा रणजीत सिंह के पास आता है, और महाराजा रणजीत सिंह के पास जब ये शरण मांगने के लिए आया तो उसी समय महाराजा रणजीत सिंह को उसने कोहिनूर हीरा दिया था। तो अब ये दोबारा भारत वापस आ चुका है, दोबारा इंडिया वापस आ चुका है। लेकिन हम जानते हैं कि फिर लाहौर की संधि हुई। जब लॉर्ड डलहौजी के समय दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया 48-49 में, तो उस युद्ध के बाद लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया, और उस लाहौर की संधि के द्वारा ये जो हीरा है, ये जो डायमंड है,
ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे महारानी को दे दिया और पहली बार महारानी विक्टोरिया और उसके बाद महारानी एलिजाबेथ के राजमुकुट में ये हीरा लगा रहा। हाल ही में जब एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई तो अब इसे टावर ऑफ लंदन के म्यूजियम में रख दिया गया है। तो फिलहाल ये टावर ऑफ लंदन के म्यूजियम का हिस्सा है। ठीक है, ये लाहौर की संधि वाला पॉइंट अलग करेंगे। हम बस इतना याद रखेंगे कि दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद, सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद महाराजा दिलीप सिंह से ये हीरा ले लिया गया और उनसे ये हीरा लेने के बाद महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया। बीच में जो रानियां हुई हैं उन्होंने इस हीरे का प्रयोग किया है, पर दो ही हुई हैं, महारानी विक्टोरिया और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिन्होंने महारानी के रूप में ये हीरे का इस्तेमाल किया है। रानियां बहुत हुई हैं, महारानी के रूप में दो ही लोगों ने इस्तेमाल किया है, रानी विक्टोरिया और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। और अभी ये टावर ऑफ लंदन में रखा गया। तो ये कोहिनूर की कहानी है, किस तरह कोहिनूर हीरा पहुंचता है, किस तरह से कोहिनूर हीरा जाता है, वापस जाता है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ये याद रखिएगा। यहाँ से कई बार सवाल बने ना बने, पर एक कहानी के तौर पे अगर आपको याद रहेगी ना पूरी स्टोरी, तो शेखी बगाड़ने के काम तो आ ही जाती है कि चलो ठीक है कुछ बातें कर लेते हैं इसी बहाने। तो ये था जो हमने कल की क्लास में सारी बातें पढ़ी थी, कल के टॉपिक पे हमने सारी बातें पढ़ी थी प्यारे दोस्तों। चलिए साथियों, तो अब हम भारत के एक बहुत ही गौरवशाली अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया की प्रेस्टिजियस हिस्ट्री के पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं। इतिहास जब भी आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे व्यक्तित्व आते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ उस समय की पीढ़ी को बल्कि आने वाली कई सौ पीढ़ियों को प्रभावित किया है। ऐसे ही एक शासक के बारे में इतिहास में वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। कल की क्लास में पहले हम छत्रपति के बारे में समझेंगे और फिर हम पेशवाओं के बारे में बात करेंगे। तो 2 से 3 कक्षाएं हमें लगेंगी पूरा मराठा साम्राज्य समझने में। तो पहले हम देख लेते हैं कि मराठाओं के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम जानेंगे कि शिवाजी महाराज का परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन, जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में। शिवाजी महाराज के प्रमुख विजय अभियान, सारी चीजें हम समझेंगे। शाइस्ता खां, अफजल खान, इन सभी के बारे में। शिवाजी महाराज का प्रशासन, ये हम कल पढ़ेंगे। शिवाजी महाराज का मूल्यांकन, इसी बीच में हम देखेंगे शिवाजी महाराज के प्रमुख उत्तराधिकारी, प्रमुख पेशवा, आंग्ल मराठा संघर्ष और मराठा असफलता के कारण, इन सब के बारे में, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में, ये सारे टॉपिक अब हम 2 से 3 कक्षाओं में देखने वाले। ठीक है, चलो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक से हम शुरू करते हैं कि आखिर मराठा साम्राज्य जो शब्द है वो हम किन क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जो मराठा साम्राज्य जब हम शब्द कहते हैं तो शुरुआत में, अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज के समय, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जब हम मराठा साम्राज्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो मुख्य रूप से हम इन क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं, जिसमें कोंकण वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, कोंकण वाला एरिया आप देख पा रहे हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, कोंकण का क्षेत्र इसमें शामिल है, खानदेश है, बरार है, हैदराबाद के कुछ इलाके हैं, अ, थोड़ा सा इसमें आप कर्नाटक का इलाका भी देख सकते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये शिवाजी महाराज के समय हम मराठा साम्राज्य की बात कर रहे हैं। आगे जाकर के जब पेशवा शासन करेंगे तो यही क्षेत्र प्यारे दोस्तों आप देखोगे कि इतने बड़े क्षेत्र में फैल जाएगा। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरी की पूरी टेरिटरी मराठाओं के अंतर्गत रहेगी, अर्थात मराठाओं के अधिकार में रहेगी। तो बार बार हम ये शब्द प्रयोग करेंगे तो आपको अभी से एक ज्योग्राफी का आइडिया हमने दे दिया कि मराठा साम्राज्य की शुरुआत पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों से होती है और आगे जाकर के ये दक्कन और उत्तर और पश्चिम के बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। दक्कन, नॉर्थ और वेस्ट के बड़े एरिया में ये फैल जाता है। ठीक है, पहला बेसिक से शुरू करें कि आखिर मराठा साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती। जो मराठा साम्राज्य है, तो मराठा साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है, अर्थात सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी या सोर्स। ठीक, सोर्स क्या क्या है, जानकारी के स्रोत क्या क्या है। तो जानकारी में
पहला पॉइंट जो हमें समझ में आता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, किताब का नाम याद रखना। ये पूछा जाता है द राइज ऑफ मराठा पार। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सर, द राइज ऑफ मराठा पार। ठीक है, और इस किताब को लिखा था महादेव महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और मराठा इतिहास की जानकारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें द राइज ऑफ मराठा पावर से मिलता है, जो लिखी है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा या एमजी रानाडे के द्वारा लिखी गई ये किताब है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी किताब है अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा, जेम्स ग्रांट की किताब है आ हिस्ट्री ऑफ द मराठा, और ये किताब जेम्स ग्रांट के द्वारा लिखी गई किताब है। जेम्स ग्रांट डफ, जेम्स ग्रांट डफ की किताब है अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा, और एक है लैंड एंड सोवेरेनिटी इन इंडिया विक आंद्रे या आंद्रे विक, लैंड एंड सोवेरेनिटी इन इंडिया। ये किताब है आंद्रे विक, आंद्रे। ये तीन प्रमुख किताबें हैं जिनसे हमें मराठा साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तीनों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। एक किताब है द राइज ऑफ मराठा पार, महादेव गोविंद रानाडे की किताब। अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा, जेम्स ग्रांड डफ की किताब। लैंड एंड सोवेरेनिटी इन इंडिया, आंद्रे विक की किताब। कई जगह इन्हें विक आंद्रे भी कह दिया जाता है। तो ये तीन किताबों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है मराठाओं के बारे में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मराठाओं के बारे में। अब देखो, जब भी आप मराठा साम्राज्य को पढ़ोगे ना तो ये थोड़ा अलग है। जैसे जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया, और 1857 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार सीधे तौर पर भारत पर शासन करती है। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया पर रूल किया था। ऐसे ही जो मराठाओं की शक्ति है वो भी दो भागों में, या जो मराठा साम्राज्य है, जो पूरा का पूरा मराठाओं का काल है, वो भी हमें दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। जो पहला हिस्सा है इसमें महाराजाओं की भूमिका ज्यादा देखने मिलेगी, और राजा राजा के लिए छत्रपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। राजा के लिए छत्रपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो 1674 से लेकर के 1749 तक हमें शासन में छत्रपति का रोल देखने मिलेगा, जब राजा के पास ही पूरी शक्तियां होंगी। लेकिन 1749 के बाद से लेकर के 1850-20 तक हमें पेशवा पेशवा जो शब्द है ये प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया जाता था, प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और 1750 के बाद जो मराठाओं का इतिहास रहा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो पेशवा की हो गई थी। छत्रपति भी होते थे, ऐसा नहीं है कि छत्रपति खत्म हो गए थे, छत्रपति थे, लेकिन फिर वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख बचे थे। वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड बचे थे। वास्तविक शक्तियां पेशवा के पास ही होती थीं, जो रियल पावर है वो पेशवा के पास ही होती थी। तो अब ध्यान से ना ये वाली स्लाइड देखना, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी कि पूरा का पूरा जो साम्राज्य है वो दो भागों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा जब छत्रपति अर्थात राजा के पास पूरी शक्तियां होती हैं, और दूसरा हिस्सा जब पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री के पास पूरी शक्तियां होती हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पहला हिस्सा जहां छत्रपति अर्थात राजा के पास पूरी शक्तियां हैं, और दूसरा हिस्सा जब पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री के पास पूरी शक्तियां हैं। अगर हम प्रमुख छत्रपति की बात करें तो शिवाजी महाराज ये पहले छत्रपति हैं और मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं।
द ग्रेट शिवाजी महाराज इज द फाउंडर एंड फर्स्ट छत्रपति ऑफ मराठा एम्पायर। उनके बाद संभाजी महाराज आते हैं, राजा राम ताराबाई शिवाजी द्वितीय का शासनकाल आता है, शाहू महाराज का शासनकाल आता है, राजा राम द्वितीय का शासनकाल आता है। तो ये प्रमुख छत्रपति हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट छत्रपति हुए हैं, बाद में हम पढ़ेंगे, अभी याद करने की जरूरत नहीं है। शाहू महाराज के समय जो शक्तियां हैं वो पेशवाओं को दे दी जाती हैं, यहां से पावर पेशवाओं को मिलती है। और ऐसे पहले पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। ऐसे पहले पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जब प्रधानमंत्री बने तो वहीं से पेशवा पद के पास शक्तियां आने लगी, पेशवाओं के पास पावर आने लगी और धीरे धीरे छत्रपति नाम मात्र के प्रमुख रह गए और पेशवाओं के पास ही वास्तविक शक्तियां आने लगी। तो हम बालाजी विश्वनाथ की बात करेंगे, हम बाजीराव प्रथम की बात करेंगे, वही बाजीराव मस्तानी। ठीक है, हम बालाजी बाजीराव जिन्हें हम नाना साहब के नाम से जानते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, माधव राव के बारे में पढ़ेंगे, एक महान पेशवा, नारायण राव के बारे में पढ़ेंगे, माधव राव नारायण द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और बाजीराव द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे जो अंतिम पेशवा होगा। अंग्रेजों के साथ संधि की जाएगी और मराठा साम्राज्य का विलय भी ब्रिटिश भारत में कर लिया जाए। अभी ये सारी बातें हमें पढ़ना है, हमें शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ताराबाई, शिवाजी द्वितीय, शाहू महाराज, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर हम पेशवाओं का इतिहास भी पढ़ेंगे जहां हम बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, माधव राव नारायण द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो मूल बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यही है कि प्यारे दोस्तों, जब हम मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो उसके पहले हिस्से में राजाओं ने शासन किया है या राजाओं के पास वास्तविक शक्तियां थी, और उसका जो दूसरा हिस्सा रहा है, सेकंड जो पार्ट रहा है, वहां पेशवाओं के पास पूरी शक्तियां थी, पेशवाओं के पास पूरे पावर हुआ करते थे। ठीक है, एक ब्रीफ में, वैसे आवश्यकता नहीं है लेकिन ब्रीफ में ये समझ लेते हैं हम कि वो कौन से मुख्य कारण थे जिनकी वजह से मराठा शक्ति का उदय हुआ, जिनकी वजह से मराठा पावर की शुरुआत हुई। तो जैसा हमने समझा कि मराठा शक्ति मुख्य रूप से सह्याद्री पर्वतमाला या पश्चिमी घाट, जो भी आप बोले, तो पश्चिमी घाट में जो कोंकण वाला क्षेत्र था, यहीं पर मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो प्रमुख कारणों में एक तो आता है औरंगजेब की नीतियां, पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। उसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में बीजापुर का शासन हुआ करता था। तो बीजापुर के आदिल शाही वंश के शासक, बीजापुर के आदिल शाही वंश के शासक जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इस समय आने वाला भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र में हमने भक्ति आंदोलन पढ़ा था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलनों में हमने संतों के बारे में पढ़ा था जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व, देखो शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व और उनकी सोच कि हमें एक स्वराज स्थापित करना है, हमें एक स्टेट बनाना है, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया मराठाओं को एक राज्य के रूप में बनने में, मराठाओं को एक पावर के रूप में बनने में। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य कारण होंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होंगे कि मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो अब तक हमने क्या बताया? अब तक हमने बेसिक बात आपको समझाई कि मराठाओं का राज्य दो भागों में बटा है। पहले भाग में पेशवा छत्रपति के पास पूरी पावर है और 1749 के बाद पेशवाओं के पास पूरी की पूरी पावर है। हालांकि 49 से पहले ही उनके पास पावर पहुंच गई थी, पर ठीक है, डेट से अभी में मतलब नहीं, डेट तो हम बाद में याद करेंगे कि कब डेट है क्या है, वो सब हम बाद में देखेंगे। जनरली 1710-15 के पास तक पूरी की पूरी शक्तियां पेशवाओं के पास पहुंचती हैं और एक एक क्रम में धीरे धीरे पूरी शक्तियां उनके पास पहुंचती जाती। ठीक है, फिर दूसरी बात हमने पढ़ी कि किन क्षेत्रों में ये थे, तो कोंकण वाले क्षेत्र में थे, थोड़ा कर्नाटक का एरिया भी था, थोड़ा सा खानदेश वाला इलाका, बरार वाला इलाका, इन सब क्षेत्रों में इनका विस्तार रहा है। कारण क्या थे वो भी हमने ब्रीफली जान लिए। अब हम चर्चा करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनकी बेसिक जानकारी। तो अब हम छत्रपति शिवाजी
महाराज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहली चीज तो हमेशा की तरह ये जान ले कि ये इनके बारे में पहला पॉइंट कि ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ही वॉज फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जो जन्म है प्यारे दोस्तों, जन्म, अब जन्म को लेकर के भी ना अलग अलग प्रकार की कंट्रोवर्सी है, पर ठीक है, देखते हैं। इनका जो जन्म है वो 19 फरवरी को हुआ था। डेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ईयर में कंफ्यूजन है। कुछ किताबें, अधिकांश किताबें कहती हैं 1630, कुछ किताबों में लिखा है 1627। ठीक है, तो दो डेट बताई जाती हैं। कुछ किताबें 1630 कहती हैं, अधिकांश किताबें 1630 ही कहती हैं, और कुछ किताबें 1627 भी बोलती हैं। पर अधिकांश जगह, इवन गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी हमने 1630 ही पाया है। तो ये ज्यादा ऑथेंटिक दिखाई देता है 1630 की डेट। पर इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो शिवनेर के किले में हुआ था। शिवनेर का जो किला है वो जुन्नार महाराष्ट्र में आता है। शिवनेर, शिवनेर, जुन्नार, जुन्नार महाराष्ट्र, शिवनेर, जुन्नार महाराष्ट्र, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। हम अगर इनके माता पिता की बात करें कि सर इनके पेरेंट्स कौन थे, तो ध्यान से समझिएगा कि इनके माता पिता कौन थे, पेरेंट्स कौन। तो इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके जो पिता हैं, पिता का नाम शाहजी भोसले था, शाहजी भोसले। और ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे। जो राजपूतों का सिसोदिया वंश है उससे ये जुड़े हुए थे प्यारे दोस्तों। और जो बीजापुर, ये पूरा क्षेत्र बीजापुर में आता था, तो बीजापुर ये सामंत थे, आप सामंत भी कह सकते हैं, या उनके यहाँ पर ये नौकरी करते थे, अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छा पैसा था इनके पास। तो पिता का नाम शाहजी भोसले था। ये बीजापुर शासक के कर्मचारी थे, उसके अंतर्गत ये काम किया करते थे। और जो माता है, माता का नाम जीजाबाई था। माता का नाम जीजाबाई था। अब यहीं पर एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है, एक छोटी सी स्टोरी जुड़ी हुई है कि शाहजी भोसले अक्सर काम के लिए बाहर ही रहा करते थे। इन्होंने बहुत लंबा समय जुन्नार या पुणे, जुन्नार ये पूरा इलाका पुणे के पास है, पुणे के पास वाला इलाका है ये पूरा का पूरा इलाका। तो ये बहुत लंबे समय तक बाहर ही रहते थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बाहर रहे। तो बचपन में अपने पिता के साथ नहीं रह पाए शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले ने गुरु दादा कौंडदेव, कौंडदेव एक किले का नाम है, उस किले की, चूंकि कौंड नाम का एक किला होता था, उस किले की रक्षा करते थे दादा कौंडदेव। तो दादा कौंडदेव को जिम्मेदारी सौंपी थी कि यार हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। तो इनके जो संरक्षक हुए, जो इनके प्रोटेक्टर हुए, जिन्होंने इनको शिक्षा भी दी, वो थे दादाजी कौंडदेव, दादाजी कौंडदेव। ठीक, ये सवाल पूछा जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में जब शिवाजी महाराज बड़े हो जाते हैं तो इनके पिता ने पुणे की जागीर इनको दे दी थी। जो पुणे की जागीरदारी है, तो पुणे की जागीरदारी इनके पिता के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को दे दी गई थी। उस समय छत्रपति नहीं थे, तो अभी हम शिवाजी वर्ड उपयोग करेंगे, बाद में हम छत्रपति शिवाजी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये पूरी जागीरदारी इन्होंने प्रदान कर दी थी। ठीक है जी। फिर गुरु, गुरु का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबों में पूछा जाता है, समर्थ गुरु रामदास। किताबों में एग्जाम में पूछा गया है। तो उनके जो गुरु रहे वो थे समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु। और बहुत प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र में इस समय भक्ति आंदोलन चल रहा है, भक्ति आंदोलन अपने बिल्कुल पीक पर है, और भक्ति आंदोलन ने भी स्वराज की भावना को जगाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, विशेष तौर पर महाराष्ट्र में। तो अब यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं? पहला सवाल, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? तो क्या जवाब देंगे? 19 फरवरी 1630 को। कहाँ पर हुआ? तो जवाब देंगे
कि इनका जन्म शिवनेर में हुआ था, जुन्नार महाराष्ट्र पुणे के पास स्थित है। पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। पिता क्या काम करते थे? तो पिता बीजापुर के आदिल शाही वंश के यहाँ नौकरी किया करते थे या सामंत थे। जो इनके पिता थे वो बीजापुर के आदिल शाही वंश के यहाँ सामंत या उनके यहाँ नौकरी किया करते थे। ठीक है। संरक्षण किसने किया? गार्जियन कौन बने? क्योंकि शाहजी भोसले को लंबे समय तक बेंगलुरु वाले इलाके में रहना पड़ता था, कर्नाटक वाले क्षेत्र में रहना पड़ता था अपने कार्य की वजह से। इसीलिए दादाजी कोंडदेव के द्वारा इनके बचपन में गार्जियन का काम किया गया, इनकी माता और दादाजी कोंडदेव। तीसरा, इनके जो गुरु थे वो थे समर्थ गुरु रामदास, और समर्थ गुरु रामदास इनकी माता जीजाबाई और इनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव, इन तीन लोगों का शिवाजी महाराज के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इन तीनों का शिवाजी महाराज के पूरे लाइफ में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो यहीं से प्रश्न बनते हैं, संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। पिता का नाम शाहजी भोसले। किस वंश से आते थे? सिसोदिया वंश से आते थे। तो अपने पिता की ओर से ये सिसोदिया वंश के थे। इसीलिए कुछ किताबों में कहा कि मराठाओं की उत्पत्ति भी अग्निकुंड से हुई है। मराठाओं की उत्पत्ति भी अग्निकुंड से हुई है, यह सिद्धांत भी दिया गया। ठीक है, यह सिद्धांत भी दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चर्चा हम इनके विवाह के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम इनके विवाह के बारे में कर लेते हैं कि इनके विवाह किससे हुए थे। तो अधिकांश किताबें कहती हैं कि शिवाजी महाराज के कुल 8 विवाह हुए थे। इनकी 8 डिफरेंट मैरिजेस हुई थी। जो इनका पहला विवाह है, जो इनका पहला विवाह है, वो साईं बाई निंबलकर के साथ हुआ था। साईं बाई निंबलकर के साथ इनका पहला विवाह हुआ था। इनकी पहली मैरिज हुई थी। ठीक। और इनका जो पहला विवाह है वो साईं बाई निंबलकर के साथ हुआ, और इनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और पुत्र का नाम था संभाजी। पुत्र का नाम था संभाजी। ठीक। आई थिंक 1640 या 41 में पुणे में यह विवाह हुआ था। लाल महल, पुणे के लाल महल में ये शादी हुई थी। पर ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पहली वाइफ उनकी साईबाई निंबलकर थी और इनसे उन्हें संभाजी नाम का पुत्र हुआ था। दूसरी तो नहीं, क्रम याद नहीं है, पर प्रमुख पत्नियों में, अन्य प्रमुख पत्नियों में एक सोयराबाई का नाम भी आता है। सोयराबाई, सोयराबाई इनकी राजमहिषी थी। राजमहिषी घोषित किया था इन्हें, और ये राज्य अभिषेक के समय इनकी शादी हुई थी। राज्याभिषेक के समय इनकी शादी हुई थी 1674 के आसपास। 1674 के आसपास, और इनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ था वो था राजा राम। इनसे जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी वो थे राजा राम। अगर मूवी आपने संभाजी देखी है तो उसमें ये कॉन्टेक्स्ट भी आपको मिलता है। सोयराबाई के भाई एक और प्रमुख इनकी पत्नी हुई पुतलाबाई। ठीक है, पुतलाबाई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भी 1674 में ही शादी होती है। हालांकि राज्याभिषेक के बाद शादी हुई थी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई ना, तो ये शिवाजी महाराज की मृत्यु के साथ सती हो गई थी। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया कि शिवाजी महाराज की वो कौन सी पत्नी थी जो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो 3 अप्रैल को, ये भी याद रखिएगा, यही बता दे रहा हूं मैं आपको, 3 अप्रैल 3 अप्रैल 13 अप्रैल 1680, ये वो समय है जब शिवाजी महाराज की मृत्यु होगी। बुखार की वजह से शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, बिकॉज ऑफ द फीवर, ज्वर की वजह से। तो उसी समय जो पुतली बाई हैं ये सती हो गई थी, इन्होंने सती कर लिया था अपने आप को। तो ये सवाल पूछा गया कि शिवाजी महाराज की वो कौन सी पत्नी थी जो उनकी मृत्यु के समय सती हो गई थी। तो नाम है पुतली बाई। ठीक है, या पुतला बाई, दो अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। और शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुई थी। रायगढ़ जो है वो उनकी राजधानी था, अर्थात कैपिटल था।
तो अब यहाँ से भी कई बार सवाल बन जाते हैं, तो ये प्लीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख पत्नियों में 8 विवाह हुए थे, 8 में से 3 नाम बहुत जरूरी हैं। पहली जो उनकी पत्नी थी वो साई बाई निम्बलकर थी, और इन्हीं से उन्हें संभाजी नाम का पुत्र हुआ था, जो आगे जाकर के एक महान छत्रपति बने। ठीक है। इसके बाद साईबाई निम्बलकर के बाद सोयराबाई, जिन्हें राजमहिषी की उपाधि दी गई थी, और राजा राम नामक पुत्र भी उनको प्राप्त हुआ था, और एक पुतली बाई थी। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है 3 अप्रैल 1680 को, ज्वर की वजह से, फीवर की वजह से, रायगढ़ के किले में, जो कि उनकी राजधानी थी, तो उनकी मृत्यु के बाद जो सती हुई थी वो थी पुतलाबाई। ये सारी बातें याद रखना है। यहीं से प्रश्न बनते हैं कि देखो डेट के साथ कि मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, ये सारी चीजें। मैच द कॉलम में ये भी बन जाता है कि शिवाजी महाराज के पुत्र और एक तरफ उनकी पत्नियों का नाम लिखा रहता है, और मैच द कॉलम बनाने के लिए बोला जाता है। तो ये सारी बातें याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक। अब एक बात और रह गई कि सर आपने सारी चीजें लगभग बता दी, जन्म भी आपने बताया, माता पिता की चर्चा भी हो गई कि जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था, शिवनेर जुन्नार महाराष्ट्र में हुआ था, पिता शाहजी भोसले थे, माता जीजाबाई थी, संरक्षक दादाजी कौंडदेव थे, गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास था। ये सब बता दिया, पत्नियों के नाम भी बता दिए, साईं बाई निम्बलकर, सोयराबाई और पुतलाबाई। अभी तक सबसे बड़ी बात आपने नहीं बताई, और वो है कोरोनेशन। सबसे बड़ी बात आपने नहीं बताई, और वो है कोरोनेशन, अर्थात राज्याभिषेक। वो है कोरोनेशन, अर्थात राज्याभिषेक। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। कोरोनेशन या राज्याभिषेक, ये क्या चीज? देखिए, शिवाजी महाराज का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है, शिवाजी महाराज का 2 बार कोरोनेशन हुआ है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा गया। शिवाजी महाराज का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है, 2 बार कोरोनेशन हुआ है। एक 6 जून 1674, और दूसरा 24 सितंबर 1674। इनका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ, इनका 2 बार कोरोनेशन हुआ। ठीक है। एक 6 जून 1674, और दूसरा 24 जून 1674। 2 बार इनका कोरोनेशन होता है। अब आप कहेंगे सर 2 बार क्यों, इन सब का कारण क्या था, वो भी जान लेते हैं, क्या क्या चीजें हुई वो भी समझिए। 6 जून 1674 को इनका जब राज्य अभिषेक हुआ, तो काशी के एक महान पंडित आए थे। काशी के महान पंडित, काशी के महान पंडित आए थे, गंगाधर गंगाधर भट्ट। ठीक है। उन्होंने इनका राज्य अभिषेक किया था। काशी के एक महान पंडित आए थे, गंगाधर भट्ट, उन्होंने इनका राज्य अभिषेक किया था। इसी समय कुछ घोषणाएं की गई, जैसे रायगढ़ को राजधानी बनाया गया, रायगढ़ को कैपिटल बनाया गया, और एक ब्रिटिश अधिकारी भी थे। जब इनका राज्य अभिषेक हुआ, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, हेनरी हेनरी ऑक्सटन हेनरी ऑक्सटेन, तो हेनरी ऑक्सटेन भी इसमें शामिल थे। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करते थे, हेनरी ऑक्सडेन, और वो भी इसमें शामिल थे, वो भी इसमें जुड़े हुए थे। इसी समय उन्होंने हूण और शेवराय नाम के सिक्के चलाए। हूण जो है वो गोल्ड क्वाइन हुआ करता था, गोल्ड क्वाइन, और शेवराय जो है वो तांबे या कांच का सिक्का हुआ करता था। शेवराय जो है वो तांबे अर्थात कॉपर का सिक्का होता था, कॉपर का सिक्का। एक और चीज है, मैं यही लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा समझ दीजिएगा चीजों को, कि उन्होंने सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया था। इसी समय जो सोयराबाई हैं उन्हें राजमहिषी घोषित किया था। ठीक है, जिसे आप चीफ क्वीन भी बोल सकते हैं। तो सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया था। अब कोई भी व्यक्ति जब राजा बनता है तो निश्चित तौर पे वो अलग अलग उपाधियां धारण करता है, तो इन्होंने भी उपाधियां धारण की थी। छत्रपति का टाइटल लिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गौ रक्षक
प्रतिपालक ये उपाधि ली थी। हैंदव धर्म रक्षक, हैंदव धर्म रक्षक ये टाइटल भी इन्होंने लिया था। ठीक है, ये टाइटल भी इन्होंने लिया था। छत्रपति की उपाधि थी। गौरक्षक प्रतिपालक की उपाधि थी। हैंदव धर्म रक्षक की उपाधि थी। और यवन प्रतिपीड़क, यवन प्रतिपीड़क की उपाधि थी। कई जगह पर ना गौरक्षक प्रतिपालक के लिए लिखा रहता है कि गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, एक ही बात है, गौरक्षक प्रतिपालक या गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। तो ये उपाधियां थी। क्षत्रिय कुलवंता की उपाधि धारण की थी। तो छत्रपति, गौरक्षक प्रतिपालक, हैंदव धर्म रक्षक, यवन प्रतिपीड़क, ऐसी अलग अलग उपाधियां ली थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उपाधि थी वो थी छत्रपति की उपाधि। कई किताबें कहती हैं कि शक शातन की उपाधि भी धारण की थी, अर्थात युग का सम्राट। ऐसी अलग अलग उपाधियां, अलग अलग टाइटल्स लिए थे। ठीक है, पर वो बाद की बात है। अब यहां से प्रश्न क्या बनते हैं? पहला प्रश्न तो बनता है कि शिवाजी महाराज का पहला राज्य अभिषेक कब हुआ? तो 6 जून 1774 को उनका पहला कोरोनेशन हुआ। किसने करवाया था? काशी के एक महान पंडित गंगाधर भट्ट ने। राजधानी क्या बनाई गई? रायगढ़। एकमात्र ब्रिटिश अधिकारी जो इसमें उपलब्ध थे वो थे हेनरी ऑक्सेडेन। हेनरी ऑक्सेडेन जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। खून नाम के सोने के सिक्के और सेवराय नाम के कॉपर के सिक्के इन्होंने चलाए थे और सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया था। छत्रपति, गौ रक्षक या गौ ब्राह्मण रक्षक प्रतिपालक की उपाधि, हैंदव धर्म रक्षक या हैंदव धर्म उद्धारक, हैंदव धर्म रक्षक या हैंदव धर्म उद्धारक की उपाधि, यवन प्रतिपीड़क की उपाधि, ये सारे टाइटल इन्होंने लिए थे। ये सारी उपाधियां उन्होंने ली थी। अब दूसरा राज्य अभिषेक इन्होंने 24 सितंबर 1774 को किया। तो आप कहेंगे सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों ये दूसरा राज्य अभिषेक पड़ना वाला? कारण था इनकी माता की मृत्यु। कारण था माता की, इसी बीच में इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने पहले राज्य अभिषेक को अशुभ माना और इस बार तंत्र विद्या से राज्य अभिषेक करवाया गया। और इसके लिए कांचीपुरम कुछ किताबें बंगाली भी लिखती हैं कि तांत्रिक को बुलाया गया। कांचीपुरम या बंगाल के तांत्रिक को बुलाया गया जिनका नाम था निश्चल पुरी। और ये सवाल भी पूछा जाता है कि उस तांत्रिक का नाम बताइए जिन्होंने शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक किया था। तो वो थे निश्चल पुरी। ठीक है, ये सवाल पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस पंडित का नाम बताइए जिन्होंने शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक किया था। तो गंगाधर भट्ट, काशी के। और तांत्रिक कौन थे? निश्चलपुरी। राजमहिषी सोयराबाई। ब्रिटिश अधिकारी कौन आए थे? हेनरी ऑक्सेडेन। ये ब्रिटिश अधिकारी आए थे। हूण क्या था? एक सोने का सिक्का था। इन्होंने एक संवत भी जारी किया था, एक कैलेंडर भी जारी किया था। राज्य अभिषेक कब हुआ? पहला 6 जून 1674 को। फिर उनकी माता की मृत्यु हो गई, उन्होंने इसे बुरा माना, तो 24 सितंबर 1674 को दोबारा राज्य अभिषेक किया गया। आइए अब इन सभी बातों को एक बार पीपीटी पर देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यही सारी बातें लिखी हैं साथियों। परिचय में जन्म 19 फरवरी 1627 को शिवनेर, जुन्नार, महाराष्ट्र में। माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले, गुरु समर्थ गुरु रामदास, संरक्षक दादाजी कोंडदेव। ठीक है, पहला राज्य अभिषेक कब हुआ? 6 जून 1674 को काशी के प्रसिद्ध पंडित विश्वेश्वरैया गंगाधर भट्ट के द्वारा रायगढ़ में किया गया। उपाधियां छत्रपति, हिंदैव धर्म उद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुलवंत मसा, यवन प्रतिपीड़क जैसी उपाधियां ली गई। संवत चलाया, हूण नाम के सोने के सिक्के और शैवराय नाम के तांबे के सिक्के चलाए। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। सोयराबाई को राजमहिषी बनाया। दूसरा 24 सितंबर 1674 को तांत्रिक निश्चलपुरी के द्वारा किया गया था। इसके बाद ये प्रमुख किताबें हैं। राइज ऑफ द मराठा पार, महादेव गोविंद रानाडे,
अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा, ये 3 पार्ट में है। अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा ये 3 पार्ट में है। जेम्स ग्रांट डफ की किताब है। लैंड एंड सोवेरेनिटी इन इंडिया, इसमें भी मराठा के बारे में बात की गई है। आंद्रे विक के द्वारा या आंद्रे विंक के द्वारा लिखी गई किताब है। प्रमुख विवाह में साईं बाई निम्बालकर, 4041 लाल महल पुणे, इनसे संभाजी नामक पुत्र हुए। सोयराबाई, इनसे राजा राम नाम के पुत्र हुए। पुतलाबाई, इनसे राज्य अभिषेक के बाद शादी की गई और ये सती हो गई थी। शिवाजी महाराज का देहांत 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में ज्वर या फीवर की वजह से हो गया था महाराष्ट्र। तो ये सारी बातें प्यारे दोस्तों हमने देखी, इन सभी बातों की चर्चा हमने की। एक बार ध्यान से इसे देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल को भी ना, या जो पूरा उनका जीवन काल रहा है, उसे भी हम 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं। ये जो पहला हिस्सा है, इसमें वो बीजापुर के आदिल शाही साम्राज्य से संघर्ष करेंगे। 1646 से 1660, बाद में 1-2 लड़ाइयां और। मुख्य रूप से बीजापुर के आदिल शाही वंश के साथ संघर्ष होगा। इस क्रम में वो तोरण, कोंडाना, जावली सतारा के पास, अफजल खान का वध, पनहाला अभियान, ये सारी मुख्य घटनाएं होंगी और ये सब बीजापुर से संघर्ष होगा। याद रखिएगा, मिडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने आपको दक्कन की 5 रियासतों के बारे में बताया था। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। इस क्षेत्र में जहां पर शिवाजी महाराज हैं, पुणे या पश्चिमी घाट का ये इलाका, ये बीजापुर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। तो बट नेचुरल सी बात है कि उनका पहला संघर्ष भी बीजापुर के आदिल शाही वंश के खिलाफ शुरू होगा। ठीक है। इसके बाद मुगलों से संघर्ष। तो मुगलों से संघर्ष शाहजहां के समय शुरू होगा, लेकिन शाहजहां से लड़ाई नहीं होगी। कहानी कुछ इस तरह की है कि जब शाहजहां मुगल एम्परर था, तो उस समय औरंगजेब दक्कन का सूबेदार बना हुआ था। तो यहाँ मुगलों से उनकी छोटी सी झड़प होती है। हालांकि औरंगजेब के खिलाफ युद्ध की तैयारी थी, दोनों तरफ से तैयारी थी, लेकिन इसी बीच में उत्तर भारत में सक्सेशर वॉर की शुरुआत हो जाती है, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है और औरंगजेब सारी चीजों को छोड़ करके उत्तर भारत चला जाता है। तो मुख्य रूप से जब उनका संघर्ष शुरू होगा, वो औरंगजेब के खिलाफ ही होगा। शुरुआत शाहजहां के शासनकाल से हुई, लेकिन मुख्य जो संघर्ष होगा वो औरंगजेब से होगा। तो इसी क्रम में आप देखोगे कि शाइस्ता खां, औरंगजेब शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बना के भेजेगा। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। ठीक है। तो वो इसे दक्कन का सूबेदार बना करके भेजेगा। तो शाइस्ता खां को हराएंगे शिवाजी महाराज, सूरत को लूटेंगे। अंग्रेजों और डचों को नहीं लूटते, सिर्फ पुर्तगालियों और मुगलों को लूटते हैं। पुरंदर की संधि होगी। मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब भेजेगा। मिर्जा राजा जयसिंह के साथ लड़ाई होगी और लड़ाई के बाद पुरंदर की संधि होगी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर होगी। ठीक है, जिसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे कि पुरंदर की लड़ाई कैसे हुई, वो युद्ध कैसे हुआ, वो सब। आज तो बस घटनाक्रम हम जानेंगे। ठीक है। फिर हम आगरा में इनको कैद किया जाता है। आगरा में जयपुर भवन था, आगरा में जयपुर भवन था, वहां इन्हें कैद किया जाता है। वहां से ये बाहर निकलेंगे और फिर मुगलों से संघर्ष करेंगे। फिर 74 से 80 तक एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करेंगे। 2 बार राज्य अभिषेक होगा और कर्नाटक के खिलाफ इनका आखिरी अभियान होगा। कर्नाटक के खिलाफ इनका लास्ट कैंपेन होगा और इसी समय पर अष्टप्रधान या चौथ, सरदेशमुखी, इन सब को शुरू किया। तो उनके पूरे शासन काल को हम इस तरह से 3 भागों में बांट सकते हैं। अब आते हैं आज की क्लास के आखिरी टॉपिक के बारे में, जहां हमें शिवाजी महाराज के प्रमुख विजय अभियानों के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कैंपेन्स के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एक करके अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे उनके अलग अलग विजय अभियान शुरू हुए, कैसे उनके अलग अलग मिलिट्री कैंपेन शुरू हुए। ठीक है, पहले एक बार मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ, फिर आप आगे बढ़िएगा। अब ये जो पूरी बात हम करेंगे, ये जो पूरी की पूरी चर्चा हम करेंगे, ये पूरी चर्चा दक्षिण भारत की होगी।
साउथ इंडिया की होगी और मुख्य रूप से किन क्षेत्रों की होगी, ये इस वाले एरिया, इन क्षेत्रों की हम बात करने जा रहे हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का इलाका है, वेस्टर्न घाट का इलाका। तो शिवाजी महाराज का जो पहला कैंपेन था वो शिवाजी महाराज का जो पहला कैंपेन था वो 1646 में होता है, 1646 में होता है। और 1686 में 1646 में जो उनका पहला कैंपेन था, ये बीजापुर के शासक, ये बीजापुर के शासक या बीजापुर के आदिल शाही वंश के खिलाफ होता, बीजापुर के आदिल शाही वंश के खिलाफ होता है। तो सर पहला अटैक इन्होंने कहां पर किया, तो मात्र 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में, ओनली एट द एज ऑफ 16, मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने तोरण पर आक्रमण किया, तोरण, और तोरण का नाम बदल करके प्रतापगढ़ कर, प्रचंडगढ़ कर दिया, तोरण का नाम बदल करके प्रचंडगढ़ कर दिया। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट, प्रचंडगढ़ कर दिया। साथियों यहां से 2 से 3 बार सवाल बन चुका है और सवाल यही बनता है कि शिवाजी महाराज का पहला अभियान कौन सा था, शिवाजी महाराज का पहला कैंपेन कौन सा था। तो याद रखेंगे 1646 में, 1686 में बीजापुर के आदिल शाही वंश के खिलाफ उन्होंने तोरण पर अधिकार किया था और तोरण को प्रचंडगढ़ का नाम दिया था, तोरण को प्रचंडगढ़ बोला था। ठीक है, फिर कोंडाना पर उन्होंने हमला किया, इसके बाद कोंडाना वाले क्षेत्र पर हमला किया। कोंडाना पर 2 बार हमला होगा, एक अभी और एक आगे जाकर के दोबारा 70 में। ठीक है, तो अभी वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक क्रम में हम लिख देते हैं कि 1647 में कोंडाना पर अधिकार या हमला होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोंडाना पर बाद में मुख्य हमला होगा, अभी तो संधि हो जाएगी और ये क्षेत्र वापस देना पड़ेगा। ठीक है, कोंडाना, और इसी को ना, कोंडाना को आगे जाकर के हम सहगण नाम देंगे, सहगण, जहां हम तानाजी के बारे में बात करेंगे, जो फिल्म बनी है तानाजी। तो अभी तो कोंडाना की लड़ाई का महत्व नहीं है और यहाँ पर सिद्धि अंबर का शासन था और ये भी बीजापुर के अंतर्गत ही आता था, पर ये वापस देना पड़ेगा। वापस इसलिए देना पड़ेगा कि बीजापुर के शासक के यहाँ इनके पिता काम करते थे शाहजी भोसले, तो शाहजी भोसले को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो एक संधि हुई और उस संधि के तहत ये जो किला है कोंडाना का किला, जिसे आगे जाकर के सहगढ़ के नाम से जाना जाएगा, ये वापस देना पड़ा था। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। 48 में, 1648 में पुरंदर, पुणे के पास ही है पुरंदर, बहुत दूर नहीं है, तो 1648 में पुरंदर वाले क्षेत्र पे इनका अधिकार होगा। आगे जाकर के हम पुरंदर की संधि के बारे में भी पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तोरण है, कोंडाना है, पुरंदर है, इन क्षेत्रों में अधिकार हुआ। अब इनका एक बहुत प्रमुख कैंपेन होता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन, जो 1656 में होता है और ये था जावली या सतारा अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट था प्यारे दोस्तों, सतारा, सतारा या जावली कैंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जावली का अभियान। ठीक है, जावली का अभियान क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करना कि पूरी स्टोरी क्या है। जावली वाला जो इलाका है वो सतारा वाले क्षेत्र के पास आता है और ये कोंकण का कोस्ट है, ये कोंकण का तट है। तो यहीं से कोंकण के कट के लिए रास्ता जाता था, यहीं से कोंकण कोस्ट के लिए रास्ता होकर के जाता था। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर अधिकार कर लिया तो कोंकण से होने वाले व्यापार पर भी वो अधिकार कर सकता है, कोंकण से होने वाले ट्रेड पर भी वो अधिकार कर सकता है। तो शिवाजी महाराज ने 1656 में जावली पर अधिकार किया था, जावली वाले रीजन पर अधिकार किया था और रीजन था कि यहाँ कोयना और नीरा नाम की नदियां हैं
उन नदियों के क्षेत्र पर भी ये अधिकार करना चाहते थे। इन दोनों नदियों का एक प्रकार से दोआब है, कोयना नदी और नीरा नदी। ये दो नदियों का क्षेत्र भी यहाँ पर है, कोयना नदी और नीरा नदी। इसी के पास बाद में प्रतापगढ़ का किला भी स्थापित किया गया। इसी के पास में प्रतापगढ़ का किला भी स्थापित किया गया, या प्रतापगढ़ का फोर्ट भी बनाया गया। आगे जाकर के प्रतापगढ़ का किला बहुत ही फेमस किला है, जो कि प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले और हिरोजी इंदुलकर के द्वारा बनवाया गया था। प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले का इसमें बहुत बड़ा योगदान। ठीक है, तो ये इनका प्रतापगढ़ की जीत थी, प्रतापगढ़ का कैंपेन था। तो ये 17, तो ये प्रश्न पूछा भी गया था कि शिवाजी महाराज के द्वारा जावली अभियान कब किया गया। तो शिवाजी महाराज के द्वारा जावली अभियान 1656 में किया गया, और इस अभियान के बाद कोंकण से होने वाले व्यापार पर उनका अधिकार हो गया, कोंकण से होने वाले ट्रेड पर उनका अधिकार हो गया था। ठीक है, और इसी समय एक और क्षेत्र उनके हाथ में लगा, और वो था रायगढ़। रायगढ़ रायगढ़ को उस समय रायरी कहा जाता था, और यहाँ का जो संरक्षक है, सब कुछ आदिल शाही वंश के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ का संरक्षक उस समय हुआ करता था चंद्रराव मोयरे। चंद्र राव मोरे, वो यहाँ का संरक्षक था, वो यहाँ का प्रोटेक्टर हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अभी तक विस्तार है, ये इंपॉर्टेंट विस्तार है। सबसे पहले कौन सी चीज हमें दिखाई देती है? तोरण। इंपॉर्टेंट है, बस वो याद रखना। तोरण के बाद जो महत्वपूर्ण है वो है पुरंदर। कि सर पुरंदर पर अधिकार किया। पुरंदर के बाद जावली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जावली के बाद रायगढ़। रायगढ़ इसलिए कि यही उनकी राजधानी बनेगी। रायगढ़ और जावली पर 1656 में अधिकार किया गया, और रायगढ़ का जो इलाका है वो चंद्रराव मौर्य से लिया था। और तोरण पर जो अधिकार है ये 1646 में किया गया, और ये उनका पहला अभियान था, ये उनका फर्स्ट के। यहीं से सवाल बनेंगे, और हर जगह से सवाल नहीं बनते। आइए कुछ आपको इमेजेस दिखाते हैं बढ़िया सी। देखिए, पहले तो मैं आपको ये लोकेशंस दिखा देता हूँ। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या है कि थोड़ा मैप देख लोगे तो एक आइडिया आपके दिमाग में रहेगा कि हम किन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, आखिर हम किन एरियाज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसीलिए एक बार इमेज देख लेना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। देखो, ये जो इलाके हैं, जैसे रायगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ये बहुत आजू बाजू हैं, बहुत दूर दूर नहीं है ये सारे के सारे क्षेत्र। अब जैसे अगर इस मैप में आप ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर आप देख पाइए, ये सूरत वाला इलाका, ये जो इलाका है ये सूरत वाला इलाका है प्यारे दोस्त। यहाँ आप देखिए ये पूना वाला इलाका है, ये आपको पूना की टेरिटरी मिलेगी इस क्षेत्र में। नीचे देखोगे तो ये राजगढ़ वाला इलाका है। इसके नीचे आओगे प्रतापगढ़ का इलाका। प्रतापगढ़ के जस्ट नीचे सतारा या जावली वाला रीजन है। सतारा या जावली वाला रीजन है। अभी कुछ देर के बाद हम चर्चा करेंगे जिंजी वगैरह, अरनी, सेंजी, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। ये औरंगाबाद है, अहमदनगर है, ये सब अलग अलग इलाके। ठीक है, ये रत्नागिरी हो गया, गोवा हो गया, इन सब क्षेत्रों में आप देख पाओगे। तो यहीं पर था, जब सतारा पे अधिकार हो गया तो उन्होंने प्रतापगढ़ का किला बनाया। ऊपर राजगढ़ है जो कि उनकी राजधानी। अब किला कैसा था? प्रतापगढ़ का जो किला है ना, वो बहुत ही खूबसूरत किला है। आप देखिए ध्यान से जरा, और बहुत मुश्किल किला है, आसान नहीं है प्रतापगढ़ का जो किला बनाया गया। इस तरह से प्रतापगढ़ का किला बना हुआ है, इट इज नॉट इजी कि कैसे आप चढ़ेंगे, कितना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो कैसे कंस्ट्रक्शन किया होगा, बनाया होगा, इन सब चीजों को। उसी तरह से आप रायगढ़ का किला भी देख पाए तो वो भी बिल्कुल आसान नहीं है। ठीक है, रायगढ़ का जो किला है, और आप इमेजेस देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, तो रायगढ़ का फोर्ट भी आपको दिखाई देगा। तो ऐसे महान किले बनाए गए, मुश्किल किले बनाए गए। इसीलिए आसान कभी नहीं रहता है पहाड़ों की लड़ाई। पहाड़ों की लड़ाई हमेशा से मुश्किल रही है। पहाड़ों की जो लड़ाई है वो हमेशा से बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल रही है। ठीक है, तो ये उनके प्रमुख अभियान थे, मेजर कैंपेन थे, जिसमें हमने 1646 में तोरण की बात की।
43 में कोंडाना फिर वापस देना पड़ता है, 48 में पुरंदर, 56 में जावली सतारा और 56 में ही रायगढ़। ठीक है। जावली का जो किला है ये कोयना और नीरा नदी के पास है। मोरोपंत पिंगले उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्हीं की देखरेख में और वास्तुकार हिरोजी इंदुलकर की देखरेख में निर्माण हुआ था प्रतापगढ़ के किले का। चलिए अब हम एक बहुत बड़ी घटना के बारे में बात करते हैं, एक बहुत बड़े इवेंट के बारे में बात करते हैं। 1659 1659 ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट डेट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। इसी समय पर अफजल खान की हत्या की जाती है। इसी समय पर शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हत्या की थी। तो अब अफजल खान कौन था, क्या कहानी है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। अफजल खान की हत्या। ठीक है। जो अफजल खान है प्यारे दोस्तों, ये बीजापुर के आदिल शाही वंश का सेनापति था। ये बीजापुर के आदिल शाही वंश का सेनापति था। बीजापुर के आदिल शाही वंश का सेनापति था। ठीक है, उनका एक सेनापति था जिसे भेजा गया था कि यार अब तो शिवाजी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, किसी ना किसी को तो भेजना पड़ेगा, अदरवाइज कल के दिन ये पूरे के पूरे बीजापुर राज्य को ही हड़प लेंगे या पूरे के पूरे बीजापुर राज्य पर ही अधिकार कर लेंगे। तो किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा कि यार ये सारी चीजें रुक सकें, इन सभी चीजों को रोका जा सके। तो ये बीजापुर के आदिल शाही वंश के सेनापति थे अफजल खान। तो अफजल खान को भेजा और प्रतापगढ़ के जंगल में दोनों की मुलाकात होती है। अब इन दोनों के बीच में पहले दूत मंडल आए थे। दोनों ने दूत मंडल भेजे थे। जो अफजल खान है, तो अफजल खान ने कृष्ण जी मोरपंथ को अपना दूत बना करके भेजा था। कृष्ण जी भास्कर को अपना दूत बना करके शिवाजी के पास भेजा था। कृष्ण जी भास्कर को अपना दूत बना करके शिवाजी महाराज के पास भेजा था। और वहीं शिवाजी महाराज ने पंतो गोपीनाथ को अपना दूत बना करके अफजल खान के पास भेजा था। पंतो गोपीनाथ को अपना दूत बना करके अफजल खान के पास भेजा था। देखो, अफजल खान ने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी थी कि हम धोखे से शिवाजी महाराज को यहाँ बुलाएंगे और फिर उनको मार डालेंगे। और इस बारे में शिवाजी महाराज को पता था, इसीलिए अपने जो प्रधानमंत्री थे अर्थात मोरोपंत पिंगले, उनसे कहकर के पहले से ही उन्होंने एक व्यवस्था बना रखी। आज की भाषा में हम बोलते हैं कि पहले से फील्डिंग सेट कर लेना, है ना। असंसदीय शब्द है, सही शब्द नहीं है, पर हाँ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आज की पीढ़ी करती है। तो उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी थी, पूरी की पूरी प्रिपरेशन करके रखी हुई थी। अब जब ये मिलने के लिए जाते हैं तो प्रतापगढ़ में जंगल है। प्रतापगढ़ का जंगल बहुत घना जंगल है, किले के पास ही स्थित है, बहुत घना जंगल है। तो प्रतापगढ़ के जंगल में अफजल खान की सेना का एक कैंप लगा हुआ था, लेकिन सैनिकों से मिलने की बात नहीं हुई थी। बात यह हुई थी पंतो जी गोपीनाथ और कृष्ण जी भास्कर के बीच में कि दोनों ही अकेले में मिलेंगे, कोई और वहां उपस्थित नहीं होगा। तो यही शर्त को पूरा किया गया। तो सेना का जहां कैंप था वहां से कुछ दूरी पर एक छोटा सा एक टेंट टाइप का लगाया गया जहां दोनों की मुलाकात होनी थी। अब जाते हैं शिवाजी महाराज मिलने के लिए। अफजल खान की हाइट बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा। अफजल खान ने भी एक हथियार लेकर के रखा था, जबकि हथियार लेकर के नहीं आना था। और शिवाजी महाराज को यह पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो उन्होंने भी बाघ के नाखून जैसा एक अस्त्र होता है जिसे बाघ नख कहा जाता है, उसमें आप अंगूठे में पहन सकते हैं, उसमें नाखून टाइप के होते हैं। वुल्वरीन को अगर आपने देखा हो तो बाघ नख अपने पास रखा था। तो जैसे ही वो गले मिलते हैं उन्होंने बाघ नख निकाला और मार दिया अफजल खान को। तो इस तरह अफजल खान की मृत्यु होती है। और अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज के चरते हर जगह पर हो चुके थे और मुगलों को भी अब इनसे डर लगने लगा था, क्योंकि अफजल खान उस समय के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक था, सबसे पावरफुल सेनापतियों में से एक। तो ये सारी क्रम से याद रखिएगा कि तोरण, फिर जावली, रायगढ़, ये सब हम पढ़ते जा रहे हैं कि अच्छा
46 में तोरण, 56 में जावली, सतारा, रायगढ़ भी, और 59 में अफजल खान की हत्या। और अब बहुत हद तक बीजापुर के जो शासक हैं वो इनके नियंत्रण में आ चुके हैं, बीजापुर के जो रूलर हैं वो इनके नियंत्रण में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुगलों तक अब ये बात पहुंच चुकी है, तो मुगलों ने भी कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब मुगलों से इनका संघर्ष शुरू होता है, मुगलों से इनकी लड़ाई शुरू होती है। और 1663 में 1663 में मुगलों से अब इनका सीधा सामना होता है, मुगलों से इनकी लड़ाई शुरू होती है। अब लड़ाई शुरू कैसे हुई? लड़ाई ऐसे शुरू हुई कि औरंगजेब ने इस समय शाइस्ता खां को औरंगजेब ने इस समय शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बना करके भेजा था। दक्कन का सूबेदार बना करके भेजा था शाइस्ता खां को। ठीक है, और शाइस्ता खां से संघर्ष शुरू होता है। एक मिनट। 2-3 दिन हो गए, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए। तो औरंगजेब शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बना करके भेजता है। तो शाइस्ता खां लाल महल वाला इलाका है पुणे के पास, यहां पर यह रुका हुआ था। तो वहीं पर शिवाजी महाराज ने हमला कर दिया, वहीं पर शिवाजी महाराज ने हमला कर दिया, और इस हमले में शाइस्ता खां की हार हुई और उसका अंगूठा कट गया। इस हमले में उसकी हार हुई और उसका अंगूठा कट गया। ठीक है, उसका अंगूठा कट गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है, और शायद उसके बेटे की भी मृत्यु हुई थी, उसके बेटे की डेथ भी हुई थी। ठीक है, तो शाइस्ता खां को भी पराजित होना पड़ा। शाइस्ता खां से बहुत दुखी हो गया औरंगजेब, बहुत गुस्सा भी हुआ। बाद में उसको दक्कन का सूबेदार हटा दिया गया और उसे बंगाल भेज दिया गया था। याद है, बंगाल का भी ये सूबेदार रहा था शाइस्ता खां। जब हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था, ये वही शाइस्ता खां है। फिर अगले ही साल, नेक्स्ट ईयर 1664 में 1664 में इन्होंने सूरत पर हमला कर दिया। इसे सूरत की लूट कहा जाता है, प्लंडर ऑफ सूरत कहा जाता है। सूरत की लूट आगे भी हुई है, जैसे 1617 में 70 में फिर होगी, ऐसे सूरत की लूट हुई है अलग अलग तरीके से। अब जब सूरत पर इन्होंने हमला किया तो उस समय मुगलों और पुर्तगालियों को इन्होंने लूटा था। दो लोगों को लूटा था, एक तो मुगल, और मुगल सेनापति इस समय इनायत खान था। मुगल सेनापति इस समय इनायत खान था, और पुर्तगाली। इस समय यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था, और उससे बात हो गई थी। एक अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर था, अंग्रेज अधिकारी, और अंग्रेज अधिकारी का नाम था जॉर्ज ऑक्सफेडेन। ये हेनरी ऑक्सफेडेन नहीं है, ये सूरत का प्रमुख था, सूरत का प्रमुख जॉर्ज ऑक्से। तो उस समय यहाँ जॉर्ज ऑक्सीडेंट था, और बात हो गई और फिर काम नहीं हुआ, फिर नहीं कुछ करना पड़ा। और जॉर्ज ऑक्सीडेंट और लेस्कलेट, एक और ब्रिटिश अधिकारी था लेस्कलेट, तो इन्होंने अपनी किताब लिखी है, जॉर्ज ऑक्सीडेंट ने अपनी बुक लिखी है, और उसमें कहा कि लगभग 80 लाख की संपत्ति, 80 लाख ऊँट की संपत्ति, ऐसा कुछ, इतनी बड़ी राशि इनको। पर हाँ, सूरत पर हमला किया और बहुत पैसा यहाँ से मिला, बहुत सारा पैसा, और पैसे की जरूरत भी थी क्योंकि साम्राज्य को आगे बढ़ाना था, एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाना। सारा काम अच्छे तरीके से हो ही रहा होता है कि 11 जून 1665 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती, पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे हम पुरंदर की संधि आपको कल की क्लास में, कि हमला कैसे हुआ, क्या पूरी शर्तें थी, क्या क्या चीजें हुई, वो सारी बातें ना थोड़ा हम डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल एक ब्रीफ में आप समझ लीजिए कि औरंगजेब ने जब देखा कि यार अब तो शिवाजी महाराज का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है,
अब तो शिवाजी बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था शिवाजी को हराने के लिए। और मिर्जा राजा जयसिंह जब निकलते हैं तब उन्होंने कहा कि मैं शिवाजी को एक वृत्त की तरह घेर लूंगा। वृत्त की तरह घेरने का मतलब ये होता है कि मिर्जा राजा जयसिंह जानते थे कि इनकी सबसे बड़ी शक्ति है किले, क्योंकि इनके किले ऊंचाई पर होते थे, इन्हें भेदना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन इसी को उन्होंने कमजोरी बनाया। उन्होंने देखा कि चलो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो रसद लेने के लिए नीचे आना पड़ेगा, कभी ना कभी तो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो ये किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चारों तरफ से उन्होंने किले को घेर लिया। लड़ाई कैसे हुई, क्या हुई, किन लोगों का योगदान रहा, वो तो हम कर पढ़ेंगे ही। उसके बाद शिवाजी और मिर्जा राजा के बीच में एक संधि होती है। क्योंकि यह संधि पुरंदर के किले में हुई, इसलिए इसे पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहा जाता है। इसी पुरंदर की संधि में एक शर्त थी कि आप हमारे साथ आगरा चलेंगे और आगरा में हम आपकी मुलाकात औरंगजेब के साथ कराएंगे और एक समझौता कर लेते हैं, आप उनके मनसबदार बन जाइएगा, आप उनकी सोवेरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेना, प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लेना और दोनों आराम से शासन करना। तो ये अग्री करते हैं, शिवाजी महाराज अग्री करते हैं। और शिवाजी महाराज अपने बेटे के साथ, संभाजी इनके बेटे का नाम है, शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी के साथ निकल जाते हैं मुगल दरबार की ओर। 11 जून 1666, 11 जून या 12, 11 या 12 जून का समय है, 11 या 12 जून इसमें से कोई एक डेट है। 11 या 12 जून 1666 को जो संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज हैं, ये आगरा में औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। पर वहां पर क्या किया गया कि 5,000 के मनसब की एक कतार, अलग अलग मनसब होते थे, जो जितना बड़ा मनसब जिसका होता था उसे उसी प्रकार से राज दरबार में बैठने का औदा मिलता था। तो शिवाजी महाराज को 5,000 के मनसबों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। आप खुद सोच के देखिए कि कितने बड़े अपमान की बात थी, कितने बड़े अपमान की बात थी। तो इससे शिवाजी महाराज बहुत आहत हुए और ये बात राजा जयसिंह को पता चल गई। अब राजा जयसिंह चाहता था कि यार हम कैद तो कर नहीं सकते, कैसे भी करके इनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि चलिए आप यहाँ तक आए हैं, आइए आपका आदर सत्कार करेंगे, आप एक जगह पर रुक जाइएगा। तो आगरा में ही जयपुर भवन का निर्माण कराया गया था और जयपुर घराने के लोग वहां रुका भी करते थे जब वो आगरा आते थे। तो आगरा में जयपुर भवन बना हुआ है। तो वहां रामसिंह के संरक्षण में शिवाजी महाराज को कैद कर दी। वहां रामसिंह के संरक्षण में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को कैद कर दिया। अब शिवाजी महाराज ये समझ गए कि यार तुम हमें यहाँ स्वागत सत्कार के लिए नहीं लेकर के आए हो, वास्तव में तुम हमें कैद करने के लिए लाए हो। उन्होंने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया और फलों की टोकरी में बैठ करके वो यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद औरंगजेब भी उनकी शक्ति को समझ चुका था। औरंगजेब ने भी ज्यादा जल्दबाजी नहीं की, बहुत से अधिकार शिवाजी महाराज के बने रहे, वो भी शासन करते रहे और अब मुगलों से बहुत लंबा संघर्ष नहीं था। जब वो वापस आए तो उन्होंने पन्हाला वाला जो कोंडाना का इलाका था, अब उस पर अधिकार कर लिया। और कोंडाना पर जब उन्होंने अधिकार किया तो तान्हाजी मालुसरे, तान्हाजी मालुसरे उनके बहुत अच्छे मित्र थे। तो 1670 में तान्हाजी मालुसरे के नेतृत्व में उन्होंने कोंडाना पर अधिकार कर लिया और कोंडाना को तान्हाजी मालुसरे के नाम पर सहगण का नाम दिया। इस युद्ध में तानाजी मालुसरे शहीद हो जाते हैं। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा, उनका प्रसिद्ध कथन है कि गढ़ आला पण सह गेला, गढ़ आला पण सह गेला, मतलब मुझे किला तो मिल गया पर मेरा शेर चला गया। तानाजी मालुसरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे शिवाजी महाराज के। तो इन्हीं के नेतृत्व में कोंडाना की लड़ाई होती है। 1670 में दोबारा से कोंडाना का इलाका बीजापुर के शासकों से ये ले लेते हैं और इस तरह कोंडाना भी इन्हें मिल जाता है। फिर 73 में
पन्हाला वाला जो क्षेत्र था, पन्हाला का किला, वो भी इन्हें मिल जाता है। और आखिर में, सबसे आखिर में ये कर्नाटक का अभियान करते हैं, कर्नाटक का कैंपेन करते हैं। और जिंजी 1678 में जिंजी, कर्नाटक वाले क्षेत्र में है, वो इनका आखिरी कैंपेन होता है, वो इनका लास्ट कैंपेन होता है। और इस तरह शिवाजी महाराज के विजय अभियानों की समाप्ति होती। इसमें पुरंदर की संधि के बारे में जरूर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, दोबारा से रिकॉल करेंगे। पहले इन बाकी चीजों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, बाकी बातों के बारे में हम जान, तो जो हम पढ़ रहे थे इसी को कंटिन्यू करते हैं कि 11 जून 1665 को महाराजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में पुरंदर की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है। इसी क्रम में आप देखोगे कि मई 1666 में औरंगजेब से मुलाकात, आगरा में औरंगजेब से मुलाकात, आगरा में औरंगजेब से मुलाकात। इसी समय अगस्त का महीना, अगस्त 1666, जयपुर भवन से शिवाजी महाराज भाग गए। जयपुर भवन से शिवाजी महाराज भाग गए। जयपुर भवन ये आगरा में था, यहां से शिवाजी महाराज भाग गए थे। देखो, जयपुर भवन में राम सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शिवाजी और इनके बेटे संभाजी का ख्याल रखेगा, शिवाजी और इनके बेटे संभाजी का ख्याल रखेगा। लेकिन वो यहाँ से निकल गए। जैसे ही वो यहाँ से निकले, वो वापस आए और 4 साल तक वो सेना को संगठित करते रहे। 1666 से 1670 के बीच में उन्होंने सैन्य संगठन को मजबूत किया, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बेहतर किया। 1670 में उन्होंने कोंडाना पर अधिकार कर लिया। और जैसा हमने कहा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान था तानाजी मालुसरे का। ठीक है, तानाजी मालुसरे जो कि शहीद हो गए, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम सहगण रख दिया गया। 1673 में पन्हाला पन्हाला जीता, और इसके बाद वो कर्नाटक का अभियान करते हैं। और जिंजी, ये उनका आखिरी अभियान माना जाता है, लास्ट कैंपेन माना जाता है। और फिर जैसा हमने पढ़ा कि 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है। ठीक है, तो कई बार ना यहीं से क्रम वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं, ऑर्डर वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो क्रम में जो इंपॉर्टेंट है, तो तोरण याद रखिएगा, जो उनका पहला जीत था। पुरंदर याद रखिएगा, ठीक है, तोरण याद रखना, पुरंदर याद रखना, सतारा या जावली, सतारा या जावली याद रखना। फिर रायगढ़ का जो किला है वो याद रखिएगा। इसके बाद अफजल खान से जो संघर्ष हुआ था। ठीक है, फिर शाइस्ता खां से जो संघर्ष हुआ था वो याद रखना। इसके बाद सूरत की लूट, ठीक है, सूरत की लूट याद रखिएगा, सूरत की लूट याद रखिएगा। फिर सूरत की लूट के बाद पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि। इसके बाद औरंगजेब से मुलाकात, औरंगजेब से आगरा में मुलाकात याद रखिएगा। ठीक है, फिर कोंडाना का किला याद रखिएगा, पिन्हाला, पिन्हाला और जिंद। यही उनके महत्वपूर्ण अभियान थे, यही उनके मेजर कैंपेन। तो इतने भी अगर याद रह गए, तो कभी अगर उन्होंने क्रम पूछा भी कि क्रम में जमा दीजिए, तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा, है ना। पुरंदर की संधि हम पढ़ेंगे कि इटली का एक यात्री था, बाद में भारत आकर के वो तोपची बन गया था, निकोलाओ मनुकी। तो निकोलाओ मनुकी भी उसमें शामिल था। निकोलाओ मनुकी ने देखी थी ये पूरी संधि, और उसने अपनी किताब में लिखी भी है। तो पूछा भी जाता है कई बार कि पुरंदर की संधि का उल्लेख किस विदेशी यात्री के द्वारा किया गया है, तो निकोलाओ मनुकी के द्वारा उसका उल्लेख किया गया है। अब ये सारी बातें ना दी हुई हैं पीपीटी में, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। ये सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं प्यारे दोस्त, सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार ध्यान से इनको पढ़ लेना है, अच्छे से इन्हें पढ़ लेना है। देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख, और टेबल में दे दिया है ताकि आसान हो जाए,
पहले टेबल में नहीं देते थे, तो मुझे लगा कि टेबल में देने से आसान हो जाएगा कंटेंट। तो ये देखिए तोरण का किला, और अभी हम हाईलाइट कर देंगे रेड कलर से जो इम्पोर्टेंट है, बस वही याद कर लेना। तो बीजापुर के आदिल शाही राज्य के खिलाफ था। शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में जीता। 56 में जावली और सतारा का अभियान जो हुआ था, प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले और वास्तुकार हिरोजी इंदुलकर। 56 में रायगढ़ जो उनकी राजधानी बनी, चंद्रराव मौर्य से लिया था। अफजल खान की हत्या 59 में प्रतापगढ़ में, ठीक है। 63 में शाइस्ता खां के साथ संघर्ष होता है। 64 में सूरत की पहली लूट, अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज ऑक्सीडेन था यहाँ। 65 में पुरंदर की संधि 11 जून 65 में। इतावली लेखक और तोपची निकोलाओ मानुची प्रिय जयपुर भवन से भागते हैं। मई 1666 में आगरा आए और औरंगजेब से मिले। औरंगजेब ने जयपुर भवन में रामसिंह के संरक्षण में कैद किया। शिवाजी कैद से भाग जाते हैं। औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी को राजा की उपाधि भी दी थी। 1670 में कोंडाना शहगढ़ पर अधिकार होता है। शिवाजी के श्रेष्ठ सेनापति तानाजी मालुसरे युद्ध के दौरान वे शहीद हो गए। गढ़ आला पण सहगेला, ठीक है। शिवाजी ने कोंडाना का नाम बदलकर सहगढ़ रखा था। 73 में पन्हाला या पिन्हाला का दुर्ग, और आखिर में जिंजी का अभियान या कर्नाटक। 76 से 78 तक वो कर्नाटक में थे। जिंजी को दक्षिण का जिब्राल्टर बोलते थे। तो ये सारी बातों की चर्चा हमने आखिरी की आज की क्लास में कर ली। कल की क्लास में हम शिवाजी महाराज के प्रशासन को समझेंगे, उनके उत्तराधिकारियों को समझेंगे, संभवतः पेशवा की बात करेंगे, अन्यथा परसों की क्लास में पेशवा और आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।